हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। देखिए, हम लोग आरओ और एआरओ के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2018 का है। और मैंने बोला था आपको कि हम लोग एक साथ इकट्ठे नहीं करेंगे क्वेश्चन पेपर को 30-30, 40-40 क्वेश्चन करके, क्योंकि देखिए 2 पेपर होते हैं आरओ और एआरओ में। तो पहले पेपर में जो होता है सामान्य ज्ञान वाला, उसमें क्या होता है, सामान्य अध्ययन 1 का जो पेपर होता है उस पे 140 क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसपे 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाला तो हम लोग एक साथ ही कर लेंगे पूरा, लेकिन जो ये 140 है उसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे, 3 या 4 पार्ट में, ठीक है। क्योंकि देखिए इकट्ठे बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर करके बता रही हूँ। तो इस वजह से हम लोग इसको 3 या 4 पार्ट में वीडियो को देखेंगे और हिंदी वाले को एक में, यानी कि एक पेपर को हम लोग 4 या 5 वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग 70 तक कर चुके थे और आज हमारा 71 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहाड़ियों का नाम दिया हुआ है और ये राज्य, यानी कि ये कौन सा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी इसमें हमारे सिलेबस में है, तो ये पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक है। तो गारो की पहाड़ी कहाँ है, मेघालय, ठीक है। फिर है मिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो मिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। और कोलईमलाई की पहाड़ी जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही है और डालमा झारखंड में है। तो ये सही मिलान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये बी 71 का बी आंसर इसका सही है, ठीक है। फिर देखिए, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, भारत में तटीय राज्य 9 तटीय राज्य का मतलब जहां से समुद्र जो तट होता है, ठीक है, उसको तटीय राज्य कहा जाता है। तो टोटल 9 तटीय राज्यों की संख्या है। और देखिए कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। और भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, और उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। अब अगर गुजरात ऑप्शन में न हुआ तो महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो अभी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 तटीय राज्यों की संख्या है। अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर के नगरीकरण के स्तर से भारत में द्वितीय स्थान पे है। कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पे। सबसे पहले तो पहले स्थान पे साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य का रहता है, तो हम लोग जैसा जानते हैं केरल का, ठीक है ना, केरल का सबसे अधिक रहता है। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ऑप्शन में है मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर है मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें 94% है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर मिजोरम है, इसका प्रतिशत है 91.33%। और नगरीकरण के स्तर पे सबसे अधिक गोवा है और उसके बाद मिजोरम है, ठीक है। तो ये दोनों का मिजोरम आएगा, नगरीकरण और साक्षरता दोनों में मिजोरम है, ठीक है। लेकिन साक्षरता में केरल है और नगरीकरण में गोवा है। अब देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे निम्नलिखित राज्यों को
उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, क्या क्या है देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इसको हम लोगों को अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र, इस ऑप्शन में महाराष्ट्र आएगा। और अगर पूरा ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया था, मिजोरम, और दूसरे स्थान पे गोवा। लेकिन इस ऑप्शन में ना ही गोवा है और ना ही मिजोरम है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र को देखेंगे। ठीक है, तो तीसरा पहले है। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल चौथा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या है 50,08,018। इस तरीके से समथिंग पॉइंट में है कुछ, ठीक है, 0.259 करके कुछ है। तो इस तरीके से हमारा सबसे अधिक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक महाराष्ट्र, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1। ये कि कौन सा है आंसर हमारा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अब देखिए एग्जैक्टली मुझे इसका मतलब ये पूरा डाटा तो नहीं याद है, शायद 5 करोड़ कुछ करके 5 करोड़ 81 लाख समथिंग है, मुझे डाटा नहीं याद है, लेकिन डाटा आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र स्वपोषी यानी स्वपोषणज के स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। तो इसमें है उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका हम लोग सही आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका है ए और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, ए और 2 दोनों इसका ऑप्शन सही है। स्वपोषी वे सजीव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्वपोषी के बारे में जान लेते हैं। स्वपोषी वो सजीव होते हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं और इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और स्वपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादकता कहा जाता है और परपोषी जीव दूसरे के भोजन पे निर्भर रहते हैं और द्वितीयक उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी स्तर का उत्पादन से है। ठीक है, तो क्या ये दोनों ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आज हम लोग देखते हैं 100 तक कर लेंगे। ठीक है, फिर कल 40 करके कंप्लीट कर देंगे इसको, फिर सामान्य हिंदी का करेंगे। देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पर स्थानांतरण के पश्चात, देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है यह घटती है। देखिए यह क्या होती है, घटती है, इसका आंसर है घटती है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। पादप विविधता किस में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए कौन सा होगा,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इसमें देखिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे एवं जीवों की प्रजातियों की आधी संख्या इन सदाबहार वन में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है 42.16%। ठीक है, महानगरों की जनसंख्या 42.16%। ठीक है, 16 नहीं 16, सॉरी 16 गलती से बोलिए, 42.16%। अब देखिए आगे है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? ठीक है, तो मैंने आपको नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक किसका था? मिजोरम, उसके बाद गोवा का आता है। लेकिन इसमें पूछा है जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी, तो न्यूनतम किसकी थी? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। अब देखिए हम लोग फिर अब देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ठीक है, निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो इसमें आएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, जिसे अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद हमारा ये राइट आंसर है, यह निर्यात विकास केंद्र नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ रक्षा अनुसंधान अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? तो इसका है मथुरा में। ठीक है, अब देखिए नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में, गौतम बुद्ध नगर जिला। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? 2018-19 की बातें कर रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को 20 और 21 का देखना है, तो लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। पहले हम लोग देखिए इसको इरेज करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4,28,384 करोड़। ठीक है, ये पेश किया गया बजट है, तो इसका आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर नंबर 3 सही है, सी सही है ऑप्शन। अब देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम के लिए कौन सा है? तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक और फेमस जगह है, प्रसिद्ध है। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86, और इससे पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आंसर में। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर
सिक्स क्या बोल रहा है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा जैवमंडल। ठीक है, देखिए जैवमंडल पृथ्वी के चारों तरफ 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा और शैलयुक्त एक जीवनदायिनी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। ठीक है, सामान्यतः जैवमंडल पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश होता है जहां जीवन पनपता है। समझ गए, जैवमंडल क्या होता है, इसे स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल सम्मिलित होता है, इसे ही हम लोग जैवमंडल कहते हैं। तो सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये हमारा जैवमंडल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक की वृद्धि हुई थी, तो इसका आंसर है 13.45%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोगों को मिलाना है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा नगर किसको कौन सा नगर कहा जाता है, तो इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सुमेलित बताना है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सही सुमेलित है। ठीक है, शहर और विशेषता बताया गया। वाराणसी को संस्कृति एवं धर्म का कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र और मुरादाबाद पीतल उद्योग। ठीक है, तो इसका आंसर है कि झांसी अपने जटिल रंग का, देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित है, तो देखिए वाराणसी भी सही सुमेलित है, लखनऊ भी सुमेलित है, मुरादाबाद। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसमें क्वेश्चन बोला है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें बोला है नहीं है। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है में झांसी। ठीक है, क्योंकि झांसी देखिए अपने जटिल रंग कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई का प्रसिद्ध किला पर्यटकों के लिए आदर्श स्थान है। यह औद्योगिक केंद्र झांसी नहीं है, तो इसमें निम्नलिखित का युग्म सुमेलित नहीं है क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्योंकि जब है बोलेगा तो कोई एक ऑप्शन होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे वाराणसी का भी सही दिया हुआ है, लखनऊ भी सही दिया हुआ है, मुरादाबाद भी को भी पीतल उद्योग कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन में ये होगा कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पदधारण अवधि है। ठीक है, तो कितना पदधारण अवधि है, इसका आंसर है 6 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है, देखिए इसमें होता क्या है, ये 6 वर्ष और 8 वर्ष भी है, लेकिन इसमें क्या है, पद धारण की जो अवधि है वो तो 8 वर्ष की है, लेकिन इससे पूर्व जो कार्यकाल थे लोकायुक्त, उनकी पदधारी 6 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितने की है, तो यहाँ पे हम लोग 8 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही। कन्नौज शहर के सभी निवासियों को यहाँ इत्र का उद्योग है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, कि सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होगा, तो ये सही है और आर गलत है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर सी सही होगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखिए और हम लोग अब इसका देखते हैं 90 का आंसर नंबर। मैंने आपको कौन सा बताया कि कन्नौज इत्र का शहर है, लेकिन यह सबके निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश से सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पे विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग, ये क्या है, क्लियरेंस विभाग, इससे क्या है, ये देखिए इसमें है कि उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के अनुकूल माहौल तैयार करना और औद्योगिक अनुमोदन में तेजी लाना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास इसका केवल 2 सही है। ठीक है,
तो अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है, औद्योगिक अनुमोदन में तेजी लाना। अब देखिए प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका है, पहले इरेज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और वाराणसी। तो इसका आंसर सही है वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, बाराबंकी, आजमगढ़, बस्ती। तो पूर्वी शहर है यहाँ पे हमारा जो है वो बलिया है। ठीक है, बलिया। उसके बाद देखिए मैंने आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको ये बलिया के बारे में या पूर्वी शहर, दक्षिणी शहर या कोई कौन कौन से राज्य लगते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के नदी प्रणाली के बारे में भी मैंने बताया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास 60 या 500। ठीक है, आंसर है 60 या 500। भारतीय संविधान अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास डी सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास, देखिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली या चंडीगढ़, दिल्ली या पुडुचेरी, दिल्ली या दमन एवं दीव। ठीक है, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास चंडीगढ़ या पुडुचेरी। ठीक है, तो इसका आंसर है दिल्ली तथा पुडुचेरी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? दिल्ली या पुडुचेरी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये आपको स्थापना वर्ष बताना है और कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, इसमें बताना है आपको स्थापना वर्ष और, तो देखिए इसमें बताना है आपको क्या, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ये जो बोला है युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे तो आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर जानते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको आयोग के द्वारा ही निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका देखिए ये भी क्वेश्चन निरस्त किया हुआ है क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुधारों के सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोक आयुक्त की बनाने की संस्तुति की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। फिर देखिए भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद ये है, देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये अनुच्छेद 17 नहीं होगा इसका आंसर है आर्टिकल 15 में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आंसर यहाँ पे ये डी नहीं होगा, इसका आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15। आप लोगों ने आर्टिकल 15 एक मूवी देखी होगी, उसमें ये अस्पृश्यता के बारे में ही बताया हुआ है, तो ये आर्टिकल 15 इसी पे बेस्ड मूवी है। ठीक है, कौन सी? अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए ये आर्टिकल लाया गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित
पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, अच्छे से दिखे। ठीक है, देखिए अब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, इसका प्रावधान संविधान अनुच्छेद 243(d)(3) में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि समाप्ति के प्रभावी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो केवल एक या दो, केवल एक, केवल दो तथा एक तथा दो, दोनों, न तो एक ना ही दो। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास ए, केवल एक। इसमें केवल एक में यह बताया गया है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कथन है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 तुलना में अधिक था और कारण वर्ष 2017-18 के अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षता कम था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका देखिए, इसका देखते क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर अब इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर देखिए, भारत के बाह्य क्रेडिट को 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? तो ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास वाणिज्यिक ऋण। ठीक है सॉरी, इसका आंसर है वाणिज्यिक ऋण। अब देखिए, फिर इसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका देखिए, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए, इसका वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया, या वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया। तो इसका आंसर है केवल एक और केवल दो, तथा केवल एक तथा दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है और ये आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 140 क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग अब अगले वीडियो में खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सामान्य हिंदी को देखेंगे। ठीक है, देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक थी? ठीक है, तो इसमें हमें जिले की सर्वाधिक साक्षरता बतानी है। तो जिसका आंसर है हमारे पास गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद की सर्वाधिक साक्षरता थी। ठीक है, गाजियाबाद का 84.78% था। फिर उसके बाद इलाहाबाद का 84.76 था। ठीक है, तो देखिए, इसमें अगर गाजियाबाद ऑप्शन नहीं रहता, इलाहाबाद रहता, तो इलाहाबाद को करते। ठीक है, और बरेली का कितना है हमारे पास? 60.52% और वाराणसी का है 77.05%। तो लेकिन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा गाजियाबाद सही हो जाएगा। तो आज के लिए ये इतना ही था। फिर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।